वेलकम टू माय चैनल एस हेल्प 2.4। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो जितने भी 5 से लेकर के यानी मैक्सिमम मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो इस वीडियो में जो अगर हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, इस टॉपिक में जो इंग्लिश ग्रामर का जो हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि खास करके जो 10th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, तो ये किसी भी बोर्ड के बच्चे अगर एग्जाम देते हैं 10th के, तो उसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो बहुत सारे बच्चों का इस टॉपिक को लेकर के ना बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है क्या, इसको हम कैसे समझेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पूरे इजी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे हम अपने तरीके से आपको समझाने का, ताकि अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बोर्ड के, तो आप उसको इजी तरीके से सॉल्व करके अच्छा नंबर एग्जाम में एक स्कोर कर सको। ठीक है, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको फिर वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा और बीच में स्किप करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप बोलोगे कि हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है ना, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को चाहो तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो साथ में। तो हमने पहले से ही टाइप करके रखा है ताकि हमको समझाने में, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, हम लोग स्क्रीन पे है जो लिखा हुआ है ना, सभी चीज़ को हम अच्छे तरीके से बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग अगर समझना चाहें अच्छे तरीके से तो एक एक पॉइंट को पहले, सबसे पहले पॉइंट में हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। अगर हम इसकी डिफाइन करें, इसके डिफाइन जो होता है, डेफिनेशन होता है, अगर हम उसको अच्छे से समझते हैं ना तो फिर आपको क्या होता है, क्लैरिटी मिल जाती है। तो चलते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते एक्सप्लेन करते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाता है बच्चों, अगर आप ध्यान से इसको चाहो तो आप नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम होता है तो इसमें आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अगर आएंगे तो फिर आप नहीं रहेगा, आपने नोट करके तो रिविजन करने में दिक्कत होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीन्स होता है कि डैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। यानी कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है वो सेंटेंस के अंदर वो नंबर को इंडिकेट करता है, वो नंबर को दर्शाता है, किसी भी नंबर्स को क्या करता है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दे आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स डैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। यहाँ पे दो चीज़ का इस्तेमाल किया है कि सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। इसका नाम ही है सब्जेक्ट और वर्ब। तो दो चीज़ों की बात होगी इसमें, सिंपल सी बात है, एक सब्जेक्ट की बात होगी, एक वर्ब की बात होगी, जो इस चीज़ को एग्री करता है, जो कि नंबर को एग्री करता है, यानी जो सेंटेंस दिया है उसमें वो नंबर को एग्री कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब सिंगुलर और प्लुरल की बात होगा इसमें, सिंपल सी बात है। अगर नंबर मान लो कि किसी भी चीज़ या कोई ऐसा चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो कि अगर हम एक बुक की बात करते हैं तो उसका जो अगर सिर्फ हम एक बुक की बात करते हैं तो वह सिंगुलर में होता है, सिंगुलर नाउन होता है। लेकिन एक से ज़्यादा यानी वन और मोर, टू और मोर, अगर हम किसी बुक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्लुरल नाउन्स होता है। तो अगर आप लोगों ने सिंगुलर और प्लुरल के नाउन्स के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं तो आपको कमेंट करना। वैसे मेरे चैनल पे वैसे भी सिंगुलर नाउन्स और प्लुरल नाउन्स को लेकर के हमारे चैनल से वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अगर हम एक चीज़ आपको बता दें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब शायद आपको ये समझ में आया होगा कि जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो सेंटेंस के अंदर नंबर को एग्री करता है। अब चलते हैं सबसे इसका जो पहला पॉइंट की बात करें तो कहता है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पहला रूल्स के अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही मतलब लेता है, मतलब उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसका पहला जो रूल है ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसमें कहता है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, न कि प्लुरल वर्ब आएगा। ये आपको कंफर्म आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर का रूल है कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ कोई भी वर्ब आएगा तो वो भी सिंगुलर में ही होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा, ना कि प्लुरल वर्ब होगा। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट, अब हम सेकेंड पॉइंट में बात कर लेते हैं कि जो प्लुरल सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लुरल वर्ब को ही उसके साथ आता है। अगर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएगा, प्लुरल वर्ब ही आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्लियर कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन क्लियर कर लेते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा, जो प्लुरल सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लुरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, नोट डाउन आप कर सकते हो। पहला का जो रूल्स है ये कर लेना, फर्स्ट रूल ये हो गया, सेकेंड रूल ये हो गया।
क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक अ प्लूरल वर्ब। क्लियर। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं पहला जो बेसिक रूल है इसका, बेसिक रूल यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है पहले उसको समझ लेते हैं ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के ना बहुत ही बड़ा ये क्या होता है डर सा बैठा हुआ है। तो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसान होता है ये, आपको इसमें पूरे वीडियो में अच्छे से समझ हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल आपको एक चीज़ समझ में आया, पहला रूल कि जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब इसका जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल सबसे पहले है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होता है, वही इसका बेसिक रूल है जो हमने अभी पहले एक्सप्लेन किया था। चलो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। देखो आप यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है और एग्जांपल्स में हमने पहला एग्जांपल्स लिया था कि सी रीड्स एवरी मॉर्निंग। तो अगर आप इसको अगर स्टार्टिंग में अगर पहले ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आएगा कि जो पहला जो सब्जेक्ट है, अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है और सी जो होता है वो थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। क्लियर। तो जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट सी है तो सी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है तो यहाँ पे जो रीड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो रीड्स भी क्या है, यहाँ रीड्स भी क्या होगा, ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अभी हम लोगों ने बेसिक रूल पढ़ा था इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी क्या कौन सा आता है, सिंगुलर ही आता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझ आया आपको। चलो ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आप मत लगा देना कि सर आपने बोला कि अगर प्लूरल, यहाँ पे तो रीड के साथ एस लगा यानी बहुत सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है वो, उसका देखो हम बताते हैं। ये वर्ब का क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब आप वर्ब के बारे में पढ़ते हो ना, तो जैसे क्या होता है कि वर्ब जब आप पढ़ते हो तो मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि वर्ब 1 होता है, उसके बाद वर्ब 2 होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं इस चीज़ के बारे में आपको कि वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 क्या होता है, तो कोई बात नहीं, आपको कमेंट करना है, इस पर भी हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं आपको ताकि आपको डाउट ना हो। तो यहाँ पे वर्ब 1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ वर्ब 3 का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, V4 का मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म और V5 का मतलब होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम्पल में बस हम ये आपको समझाना चाह रहे थे क्योंकि हम लोग का जो बेसिक रूल था, अगर हम बेसिक रूल अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बेसिक रूल है हमारा, तो बेसिक रूल क्या कहता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया था कि सी रीड्स एवरी मॉर्निंग, तो इसका पहला अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सी तो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया वह है रीड्स, तो रीड्स भी क्या होता है, सिंगुलर में आता है। तो यानी हमारा जो हम लोग जो बेसिक रूल पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, दोनों क्या कर रहा है, ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है उसको फॉलो कर रहा है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि दे रीड एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो यहाँ पे कहते हैं कि दे रीड एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो दे है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दे तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है दे। ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर में आता है, कौन से प्लूरल में आता है, कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कोई बात नहीं, हम उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना देंगे या समझा देंगे। चलते फिलहाल अभी हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे जो दे है वो आपको थर्ड पर्सन के, अगर हम दे की बात करें तो ये आपको आता है थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है। उसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ जो यहाँ पे अगर हम वर्ब का इस्तेमाल किया गया देखें तो यहाँ पे जो दे के साथ रीड का इस्तेमाल किया गया है, तो रीड भी यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। क्लियर हो गया, और दे जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक रूल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो सेकंड बेसिक रूल क्या था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसका वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। शायद क्लियर हो गया होगा, इतना तक समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स हम उस ऐसे सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि कोई भी सेंटेंस होता है, अब उस सेंटेंस के अंदर कोई दो सब्जेक्ट होते हैं, यानी देयर इज ए टू सब्जेक्ट्स, तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम जो है ना टू सब्जेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या दिया है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब। कहता है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट्स है
यहाँ पे पूरा क्लियर तरीके से आपको बता दिया हमने, पहले से टाइप करके अच्छे से आपको समझाने के लिए लिखा है कि टू सब्जेक्ट्स, यहाँ ध्यान से देखो, आपको ध्यान से देखना है। टू सब्जेक्ट्स यानी कोई दो सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन होता है एंड के द्वारा, यानी जैसे हम लिखते हैं ना रोहन एंड सोहन, मोहन एंड रेहान, तो इस तरह से क्या होता है कि दो नाम या दो सब्जेक्ट के बीच में हमने एंड का इस्तेमाल किया। तो जब एंड का इस्तेमाल होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। ये कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स कुछ लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें कंपाउंड सब्जेक्ट में, तो इसमें दो सब्जेक्ट, एक तो टॉम है एक तो जेरी है, टॉम एंड जेरी लिखा हुआ है, ठीक है। बीच में जो एक एंड है, एंड क्या कर रहा है, इस दोनों सब्जेक्ट को आपस में जोड़ रहा है, यानी टॉम को और जेरी को आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइंट करने का यानी जोड़ने का काम कर रहा है। आर फनी, तो इसके साथ जो भी यहाँ पे आर का जो इस्तेमाल हुआ ये हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको हम बोलते हैं एच भी, यानी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। समझ में आया? तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि एम हो गया, इज़ हो गया, आर हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। क्लियर? तो हमने अभी जो बेसिक रूल पढ़ा था इसी का क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर अगर कोई टू सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे जो टॉम है वो दो सब्जेक्ट्स है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते ताकि और अच्छे से आपको समझा सके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पहला अगर देखें तो टॉम हो गया और एक क्या है, जेरी है, ठीक है, दो सब्जेक्ट से, और बीच में है ना एंड जो है ना, इस दोनों सब्जेक्ट्स को आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। और यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया, ये जो आर होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट जो है ना टॉम एंड जेरी, इसको जोड़ने का काम कर रहा है एंड, और अगर एंड से जुड़ा हुआ कोई भी दो सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर बीच में एंड आ गया और एंड उस दोनों सब्जेक्ट को आपस में ज्वाइंट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ना जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या कोई भी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमेशा अगर कोई दो सब्जेक्ट्स होता है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल सी बात है। चलो एक्सेप्शन में देख लेते हैं। एक्सेप्शन में क्या कहता है कि एक्सेप्शन है कि व्हेन टू थिंग्स ज्वाइन बाय एंड रेफर टू वन आइडिया और यूनिट यूज अ सिंगुलर वर्ब। कहता है कि कभी कभी एक्सेप्शन में ऐसा होता है कि कोई दो चीज़ें होती है, टू थिंग्स होती है, जिसको ज्वाइन किया जाता है या तो बाय से, बाय एंड रेफर टू वन आइडिया या यूनिट, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे अगर हम एक्सेप्शन की बात है, ये रियल में होता नहीं है, आप ध्यान से देख लो। एक्सेप्शन में क्या है कि व्हेन टू थिंग्स, कोई दो चीज़ें होती है जिसको ज्वाइन कर, या तो बाय से ज्वाइन कर रहा हो या एंड से ज्वाइन कर रहा हो, ये सारे के रेफर टू वन आइडिया हो या यूनिट हो, तो इस तरह के अगर कोई भी ऐसे दो वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स अगर किसी दो सब्जेक्ट के या दो चीज़ के बीच में आकर के उसको ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें सिंगुलर वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सेप्शन है जब उसमें बाय रहेगा और इसे हम रेफर कर देते हैं, रेफर टू वन आइडिया या यूनिट में रेफर करते हैं। जैसे हम देखो अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कहता है कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। ध्यान से आप देखना कि इसमें कहता है कि ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड एंड बटर क्या है, दोनों एक साथ है, दोनों अलग अलग नहीं लग रहे, भले अलग अलग हमने लिखा है, ब्रेड अलग लिखा है, बटर एक लिखा है, लेकिन ब्रेड बटर क्या होता है, एक ही साथ आता है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई, अब यहाँ पे हमने इज का जो इस्तेमाल किया, ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसे हम सिंगुलर वर्ब भी कहेंगे। क्लियर? अगर यहाँ पे आर होता तो फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें कोई दो अलग अलग सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात नहीं हो रहा है, ब्रेड एंड बटर एक ही साथ आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या सिंगुलर वर्ब की एक्सेप्शन में ऐसा होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि अगर जैसे एग्जाम्पल में ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर एक दूसरे से कनेक्ट है, एक ही है, तो यहाँ पे हम एंड का इस्तेमाल हुआ है, भले दोनों वर्ड इस्तेमाल मतलब दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों चीज़ है, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट या थिंग्स को आपस में ज्वाइंट तो कर रहा है, इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कौन से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए इतना क्लियर हो गया, चलते हैं हम लोग नंबर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो चलते हैं, अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो था हमारा, थर्ड पॉइंट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय और या नॉर, यानी कोई सब्जेक्ट्स जो होता है या तो और से ज्वाइंट होता है या तो नॉर से, ये दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। या और या नॉर वाला जो अगर सेंटेंस आता है तो उसमें आपको क्या करना है, कहते हैं यूज़ द वर्ब, वहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल होगा डैट एग्री, जो कि सहमत होता है विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जो उसके नज़दीक में कौन सा सब्जेक्ट है,
ठीक है। तो उसके नज़दीक में जो सब्जेक्ट होगा या तो वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है यानी, ठीक है। जो भी वर्ब हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, जो उसके नज़दीक में होती है, या तो और के नज़दीक में या तो नॉर के नज़दीक में जो होता है सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा द वन क्लोजेस्ट टू द, हमने वर्ब लिखा है, यानी ऐसा जो वर्ब के सबसे नज़दीक हो। तो चलते हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। तो नॉर के सबसे पास में कौन है, द स्टूडेंट्स है। तो द स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में एस लगा है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम स्टूडेंट में एस लगा तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अगर ये प्लूरल होगा, ये प्लूरल होगा, तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग, यहाँ पे जो वर्ब यानी आर का जो इस्तेमाल करेंगे तो ये भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, यानी प्लूरल वर्ब होगा। क्लियर, इतना तक समझ में आया। क्योंकि स्टूडेंट्स भी क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी क्या है, प्लूरल है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि आर है, तो आर क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। फिर से मैं आपको बच्चों एक समझा दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के। बहुत बच्चों को इसमें सस्पेंशन रहता है और देख के पहले डर जाते हैं। तो आपके वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, ठीक है, पेशेंस को रखते हुए। चलते हम लोग शुरू करते हैं। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा है कि अगर और हो, यानी और हो या नॉर हो, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में अगर और नॉर देखेगा तो और के पास वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी वर्ब है या तो सिंगुलर वर्ब या तो प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। यानी और के पास या नॉर के पास में जो सब्जेक्ट होगा नियरेस्ट टू द, यानी इसके ये नॉर वाले के पास होना चाहिए या तो और के पास होना चाहिए। चलो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ पे नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो नॉर वाला हिस्सा है तो नॉर के पास में क्या है, द स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स में एस लगा यानी प्लूरल हो गया। तो हम इसके साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो आर का इस्तेमाल किया गया, आर है प्लूरल वर्ब है। क्लियर हो गया आपको, यानी चूंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने यहाँ पे वर्ब भी क्या है, प्लूरल का इस्तेमाल किए। चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर यहाँ पे हमने क्या बोला था, या तो और का इस्तेमाल या तो नॉर का इस्तेमाल सेंटेंस में होगा। तो और वाला सेंटेंस या नॉर वाला सेंटेंस, उसमें और के पास में देखना है कौन सा सब्जेक्ट है या नॉर के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो और के पास में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और के जस्ट बगल में क्या है, द टीचर है। तो द टीचर की बात करें तो टीचर क्या है, सिर्फ सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें तो द टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपको क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो कहता है कि आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर। तो द टीचर क्या होता है, द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ जो वर्ब यानी इज लगा है, इज होता है सिंगुलर वर्ब होता है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। ये हमेशा आपको रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ क्लैरिटी देता हूँ, जो आर है ये प्लूरल होता है, ये आर जो होता है ये प्लूरल होता है। अगर हम इज की बात करें बच्चों तो ये सिंगुलर वर्ब होता है। क्लियर, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार रिवीजन कर देते ताकि आपको डाउट ना हो। तो आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, तो और के बगल में क्या था, द टीचर था। द टीचर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है चूँकि सिंगुलर वर्ब है। चलो हम 4 पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 4 पॉइंट में क्या कहता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हिसाब से। अब चलो मान लो कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाले में हम कौन सा वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई, तो ये तो जानना जरूरी है ना। तो ये भी बहुत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो नंबर 4 पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या कहता है कि सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर। अब जो कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। एंड सम कैन बी बोथ, या कुछ ऐसे भी होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को अच्छे से समझो कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, 4th नंबर पॉइंट है इसका, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कहता है कि सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर। कहता है कि जो कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, और सम आर ऑलवेज प्लूरल, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और सम कैन बी बोथ, और कुछ क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। चलते हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो कहता है कि ऑलवेज सिंगुलर वाला हम क्या करेंगे, तो जो ऑलवेज सिंगुलर होगा यानी जो हमेशा सिंगुलर में आएगा तो उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। आप कैसे पहचानोगे कि ये जो ऑलवेज सिंगुलर होने यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, तो कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो मैंने आपके लिए लाए हैं, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस को आपको कॉपी में नोट कर लेना है बच्चों, और उसको आपको अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना है, पढ़ लेना है, ताकि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसको इजी तरीके से बना पाओ। तो सबसे पहले अगर ऑलवेज यानी अगर वो हमेशा सिंगुलर वाले हैं ना, हमेशा सिंगुलर ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, तो कौन कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, पहला होता है ईच, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। एवरी वन ये सिंगुलर होता है। सम वन सिंगुलर होता है। नो वन ये भी हमेशा सिंगुलर में ही होता है। ऑलवेज टाइम सिंगुलर होता है। एनी वन ये भी सिंगुलर होता है। एवरीबडी ये भी सिंगुलर होता है। समबडी ये भी सिंगुलर होगा। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, टोटल का टोटल इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमने आपको बता के रखा है इसमें, ठीक है। एनीबडी ये भी सिंगुलर प्रोनाउंस सिंगुलर ही यहाँ पे होते हैं। अगर हम बात कर ले नोबडी ये भी सिंगुलर होते हैं। एवरीथिंग ये भी सिंगुलर होते हैं। समथिंग ये भी सिंगुलर होते हैं। एनीथिंग ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, ईच हो गया, एवरी वन हो गया, सम वन हो गया, नो वन हो गया, एनी वन हो गया, एवरीबडी हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। समबडी हो गया, एनीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नोट कर लेना। चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है बच्चों, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आसानी से समझ में आता है। एवरी वन इज़ हैप्पी, कहता है सभी लोग क्या है, पर हर कोई खुश है, यानी एवरी वन इज़ हैप्पी यानी हर कोई क्या है, खुश है यानी हैप्पी है। तो यहाँ पे जो एवरी वन जो है ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि हमने बेसिक रूल इसका पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसका वर्ब भी प्लूरल होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रियल फंडा है। चलते हैं हम एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखते हैं। कहता है कि एवरी वन इज़ हैप्पी, तो एवरी वन तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, चूंकि हमेशा ऑलवेज एवरी वन क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा यानी इज आएगा ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहता है बच्चों समबडी जो होता है ये भी क्या इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और ये क्या होता है, हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब है ऑलवेज प्लूरल वाला, हम कैसे पहचानेंगे सर ऑलवेज प्लूरल वाला? हाँ आपने तो बता दिया कि चलो सिंगुलर वाला का हमने जान लिया। अब जो मान लो कि हमेशा प्लूरल में कौन सा रहता है, जैसे कि फ्यू हो गया, मेनी हो गया, सेवरल, बोथ, ये जो वर्ड है ना जैसे कि फ्यू, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये हमेशा के हमेशा प्लूरल ही होते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं। मेनी हो गया, सेवरल हो गया, बोथ हो गया, फ्यू आर इंटरेस्टेड। जैसे एग्जांपल, चलो एग्जांपल के थ्रू देख लेते थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि फ्यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यू का इस्तेमाल किया गया है तो हमको पहले से पता है कि जो फ्यू एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो कि प्लूरल में होता है, हमेशा ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल ही होता है फ्यू। तो इसके साथ जो वर्ब आर आया है, आर का इस्तेमाल किया गया है, जो आर है वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होता है, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा ना, सिंपल सी बात है। तो चलो एक एग्जांपल नेक्स्ट वाला देखते हैं कि बोथ हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे जो बोथ होता है ये भी क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके साथ जो मतलब क्या कहते हैं, जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। चलो क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक में अगर हम देखें तो कहते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल यानी दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो तो वो तो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हमने आपको लिख करके रखा है, जैसे कि ऑल हो गया, सम हो गई, ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ये दोनों हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकते हैं या तो प्लूरल, दोनों हो सकते हैं। नन हो गया, मोस्ट हो गया, एनी हो गया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑल हो गया, सम हो गया, नन हो गया, मोस्ट हो गया, एनी हो गया। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ध्यान से समझते हैं। कहता है कि सम ऑफ द वाटर इज़ गॉन, यानी सम ऑफ द वाटर इज़ गॉन। तो ये जो सम है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो सम ऑफ द वाटर यानी वाटर की अगर हम बात कर ले तो वैसे भी हम पानी को काउंट कर नहीं सकते, वाटर को काउंट कर नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है ऑलरेडी। क्लियर हो गया ना। वाटर जो होता है वो क्या होता है, कुछ पानी है, इसको पानी वाटर को हम तो काउंट कर नहीं सकते ना, तो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे सम ऑफ द वाटर इज़ गॉन कह रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे जो सम का इस्तेमाल किया गया है एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है सम, जो कि क्या होता है कि ये आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ द वाटर यानी वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, कुछ पानी की बात करते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा और यहाँ पे ये
सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसलिए हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। चलो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेट। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको हम लोग काउंट करके ये बता सकते हैं कि क्लासरूम में कितना स्टूडेंट्स है, स्कूल में कितना स्टूडेंट्स है, कैंपस में कितने स्टूडेंट्स है, ग्राउंड में कितने स्टूडेंट्स है, तो हम स्टूडेंट को तो काउंट कर सकते हैं। तो ये तो काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो जब काउंटेबल नाउन हो गया, जब हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स जैसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, प्लुरल है। ये क्या है, प्लुरल है, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रहा है और जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्लुरल की बात हो रहा है ना, तो प्लुरल जो है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लुरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया, यानी आर जो है वो क्या है, प्लुरल वर्ब होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा रूल्स रेगुलेशन, इसको अच्छे से समझो, बहुत ही आसान है। क्लियर। चलो, नंबर 5 पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। अब इसी का 5 पॉइंट है कलेक्टिव नाउन्स। कैसे पहचानेंगे कलेक्टिव नाउन्स को, तो कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप्स, यानी जो कलेक्टिव नाउन्स होता है रियल मायने में एक ग्रुप्स को रेफर करता है, यानी ग्रुप्स को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि टीम हो सकता है, फैमिली हो सकता है, क्लास हो सकता है, ऑडियंस। जैसे कि टीम, हमने बोला कि ये आर्मी टीम है, तो आर्मी टीम क्या होता है कि आर्मी का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ आर्मीज़ होता है, राइट। तो वहाँ पे आर्मियों का ग्रुप होता है, तो इसके हिसाब से ये एक टीम बनाता है। तो ये टीम जो होता है वो ग्रुप ऑफ आर्मीज होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन तो हो गया ना। तो ये तो रेफर्स ग्रुप को तो कर ही रहा है साथ में। फैमिली की बात करें तो फैमिली में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 3 4 5 6, यानी कुछ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स पीपल्स होते हैं। तो इसके हिसाब से जो फैमिली होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो यानी कलेक्टिव नाउन्स हो गया। क्लासरूम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बॉय बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन्स। ऑडियंस, यानी ऑडियंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सो मेनी पीपल्स होता है, यानी लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं, यानी उनके जो समूह होते हैं, उनके समूह को ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी कलेक्टिव नाउन्स हो गया। चलो, यहाँ तो हम कलेक्टिव नाउन के ग्रुप को हम समझ लिए। जैसे कि यहाँ पे इन अमेरिकन इंग्लिश, अगर अमेरिकन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दे आर यूजुअली सिंगुलर। तो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश जो होते हैं ना, दे आर आमतौर पर क्या होता है कि वो सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं द टीम इज़ विनिंग, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे द टीम इज़ विनिंग, तो यहाँ पे जो टीम की बात करें तो यहाँ पे एक टीम की बात हो रहा है, सिंगुलर की बात हो रहा है। ध्यान से, कलेक्टिव नाउन रहेगा द टीम, भले इसके अंदर ग्रुप ऑफ आर्मीज या किसी चीज़ की ग्रुप को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे टीम जो है सिर्फ उसका टीम कितना है, एक टीम की बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा यानी इज का इस्तेमाल किया गया है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा बेसिक रूल ही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे अगर टीम की बात करें तो टीम है, सिर्फ एक टीम की बात हो रहा है ना, तो ये टीम क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा, यानी इज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। क्लियर हो गया। चलो, अगले अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि दे कैन बी प्लुरल, ये हो सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में प्लुरल हो सकता है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में क्या हो सकता है, प्लुरल हो सकता है। जैसे कि द टीम आर विनिंग, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखो टीम यहाँ भी दिया हुआ है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है बहुत सारी। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ना क्या होता है कि जो टीम होता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है। ये सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा। तो आपको कन्फ्यूज मत होना है, ये नॉलेज के लिए आपको हम बता दिए। तो इसके साथ अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो आर का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो हम एग्जांपल पढ़े थे, ये जो एग्जांपल था द टीम इज़ विनिंग, इसमें जो हमने टीम के साथ हमने इज का इस्तेमाल किया था जो कि सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब था। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जो हम इज का इस्तेमाल, ये तो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से जो टीम होगा वो प्लुरल होगा और इसके साथ आर का इस्तेमाल होगा जो कि प्लुरल वर्ब होगा। क्लियर हो गया। चलो, नंबर 6 पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि देयर या हियर एज इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, या हो सकता है देयर या हियर एक ऐसा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल अगर सेंटेंस के अंदर होता है तो फिर हम वहाँ पे कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का या प्लुरल वर्ब का। चलो ठीक है बच्चों, अच्छे से आप देखो।
एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे, यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट पे क्या है, देयर हो सकता है या हियर या देयर, ठीक है, एज इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे अगर लिखा है ध्यान से देखेंगे, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट डेट फॉलोज। अब यहाँ पे जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, कहता है कि वहाँ पे जो बुक है वो टेबल पर है, तो यहाँ पे जो देयर है, देयर जो है इसके साथ हमने जो इज़ है, तो देयर क्या है, वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। एक बार फिर से हम लोग क्लियर अच्छे से समझ ले, जो देयर है वो सिंगुलर हो गया, क्लियर। तो सिंगुलर जब होगा तो इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा, क्लियर हो गया ना। तो सिंगुलर वर्ब ही होगा, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझने वाली बात थी। अब हम बात कर लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे कहता है देयर, यहाँ पे भी देयर, यहाँ भी देयर, दोनों एग्जाम्पल सेम है, यहाँ भी देयर का इस्तेमाल है। देखो बच्चों, आप कन्फ्यूजन आपका हम दूर कर रहे हैं, यहाँ भी देयर है। अब यहाँ पे तो सर इज का इस्तेमाल है, यहाँ पे आर का इस्तेमाल है। देखो देयर इज ए बुक, यानी यहाँ पे कितने बुक की बात, नंबर ऑफ बुक कितना है, 1 है, नंबर ऑफ बुक कितना है, 1 लिखा हुआ, 1 है ना, एक बुक की बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो देयर का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ एक बुक के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी ठीक है, 1 बुक के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बट यहाँ पे जो देयर का इस्तेमाल किया गया है, मेनी बुक्स, यानी नंबर ऑफ बुक्स क्या है, बहुत सारे बुक्स है, कितने सारे बुक्स है, मेनी बुक्स मतलब बहुत सारे बुक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे यानी जो प्लुरल्स वाले जो बुक्स हैं ना, उनके लिए देयर का इस्तेमाल किया गया, तो फिर हम यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे। शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, राइट। चलिए नंबर 7 पॉइंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्टेंसेस। अब इस टाइम मनी, अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, मनी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का कैसे इस्तेमाल करें। कहता है दीज आर कंसिडर्ड सिंगुलर व्हेन व्यूड एज अ सिंगल यूनिट। अब चलो हम एग्जांपल के थ्रू कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है $5 इज़ इनफ। अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ तो एस लगा हुआ है तो ये तो प्लुरल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे, अब एक चीज़ बता देते हैं आपको, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, अगर डिस्टेंसेस रहेंगे, टाइम रहेंगे या मनी रहेगा, ठीक है, या तो डिस्टेंस हो सकता है, या तो टाइम हो सकता है, या तो मनी हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर सेंटेंस के अंदर यूज किया गया है तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आंसर देख लेना, कहता है कि कंसिडर, दीज आर कंसिडर्ड सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं ये लोग, ठीक है, हमेशा सिंगल यूनिट कंसिडर। यहाँ पे अगर हम $5, तो यहाँ $5 जो है ये क्या है, मनी है, और यहाँ मनी है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो हो जाएगा नंबर 6 पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे हमने ये सिंगुलर होगा, ये क्या होगा, ये सिंगुलर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो $5 है ना, ये $5, तो ये जो $5 है ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो इज का इस्तेमाल किया गया है, ये इज का, तो ये जो इज हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी सिंगुलर हो जाएगा। यानी दोनों की अगर हम बात कर लेते हैं दोनों में, तो अगर $5 अगर हम बात करें तो $5 मनी है जो कि यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, क्लियर। यहाँ पे 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है, राइट। तो डिस्टेंसेज हैं, तो डिस्टेंसेज जो होता है वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, राइट। अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा था, तो सिंगुलर होता है तो उसके हिसाब से हम इसका जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब यानी इज लगाएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे नहीं, यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर सेंटेंस के अंदर डिस्टेंसेज है, टाइम है, मनी है, तो उसके साथ हमेशा ऑलवेज वो सिंगुलर ही होता है, वो कंसीडर करता है सिंगुलर को, ठीक है। और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। चलते हैं नंबर 8 रूल पे। 8 रूल क्या कहता है, 8 नंबर पे क्या कहता है, ध्यान से देखना। टाइटल्स ऑफ बुक्स हो सकते हैं, मूवीज़ etc। अगर टाइटल्स ऑफ बुक्स है या मूवीज़ है तो टाइटल्स आर सिंगुलर इवन इफ़ दे कंटेंस प्लुरल वर्ड्स। कहता है कि जो टाइटल्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, यहाँ तक कि अगर दे कंटेंस प्लुरल वर्ड्स, अगर वो प्लुरल वर्ड्स भी कंटेन करते हैं तो भी वो जो उसका टाइटल्स होगा बुक का वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। चाहे बुक हो सकता है, चाहे मूवी सिनेमा हो सकता है, क्लियर, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अब एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो कहता है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नरनिया है, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कहता है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इज़ अ पॉपुलर स्टोरीज। तो यहाँ पे ये क्या है, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो है ये बुक्स का नाम है। तो ये जो सब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा था ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये जो किसी भी बुक्स का जो टाइटल्स नेम होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो जब वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा,
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है बच्चों, बेसिक रूल है कि अगर सिंगुलर वर्ब होता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स होता है। तो चलो हम यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इज़ अ पॉपुलर स्टोरीज। तो यहाँ पे कहता है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो होता है ये क्या है, स्टोरी यानी बुक, पॉपुलर स्टोरीज अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो एक बार थोड़ा हम फिर से आप लोग इसको क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एग्जांपल्स क्या दिया है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इज़ अ पॉपुलर सीरीज। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉपुलर एक सीरीज है जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। तो ये क्या होता है, किसी का नाम है। तो जब ये अगर हम ये मूवीज़ का नेम हो सकता है या टाइटल्स ऑफ बुक्स के नेम से हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, क्लियर। चलो अब नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नंबर 9 पे क्या कहता है कि एक्सप्रेशंस विथ, अब एक्सप्रेशंस ईच के साथ या एवरी के साथ, या तो ईच होगा या तो एवरी होगा। तो जब ईच और एवरी सेंटेंस में होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब इसमें कहता है कि व्हेन ईच और एवरी प्रीसीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब इज सिंगुलर। अब कहता है कि जब ईच और एवरी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जब ज्वाइंट किया जाएगा एंड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। कहता है कि एवरी बॉय एंड गर्ल हैज़ ए यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे एवरी बॉय तो है और गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरी है और एवरी के साथ में जो दो सब्जेक्ट है यानी बॉय और गर्ल है, इसको एंड से ज्वाइंट किया गया है। तो यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे सिंगुलर, ठीक है। और जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ जो वर्ब आएगा यानी हैज जो आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि इच स्टूडेंट एंड टीचर इज रेस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे इच तो है, साथ में हमने एवरी और इच की बात करी थी, साथ में जो दो सब्जेक्ट है वो आपस में एंड से ज्वाइंट हो रहे हैं। तो इसके ये जो क्या होंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्लियर हो गया यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ईच और एवरी वाला। तो ईच और एवरी वाला रूल क्या है कि इस ईच और एवरी प्रीसीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ईच और एवरी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को प्रीसीड्स करता है ज्वाइंट बाय। जब ये ज्वाइंट होते हैं, अगर कोई दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होते हैं एंड के साथ, द वर्ब इज सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्लियर। यही तो था नंबर 10 पॉइंट पर अगर हम देख लें। चलो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। नंबर 10 पॉइंट्स पे कहता है कि गेरंट्स एंड इन्फिनेटिव्स एज सब्जेक्ट। अगर मान लो कि सब्जेक्ट में अगर गेरंट्स रहता है या इन्फिनेटिव्स रहता है तो फिर हम कैसे वहाँ पे सिंगुलर वर्ब से इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पॉइंट 10 की बात करें तो 10 में क्या कहता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहता है कि गेरंट्स एंड इन्फिनेटिव्स एज अ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो ये हमेशा क्या होती है कि दीज आर ऑलवेज सिंगुलर होती है, ये हमेशा सिंगुलर ही होंगे। अब एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स है कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। जो स्विमिंग होता है वो क्या होता है, गुड एक्सरसाइज होता है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग जो है, ठीक है, तो स्विमिंग जो है, अगर हम स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग क्या है, अगर हम स्विमिंग की बात करें तो ये क्या है, ये आपको गेरंट्स है, ठीक है। स्विमिंग क्या है, गेरंट्स है। आपको गेरंट्स के बारे में नहीं पता कि गेरंट्स को हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज में जो स्विमिंग जो वर्ड यानी ये जो वर्ब का यानी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि किसी भी वर्ब में जब आईएनजी का इस्तेमाल होता है यानी V4 के फॉर्म में होता है तो हम उस सब्जेक्ट को हम गेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गेरंड कहते हैं। ये गेरंड पहचानने का आइडेंटिफिकेशन का तरीका अब हम आपको बता दी। अगर कोई वर्ब होता है जैसे यहाँ पे स्विम है, तो स्विम के साथ यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं स्विम के साथ क्या, आईएनजी यानी स्विमिंग। तो यहाँ पे आईएनजी के फॉर्म में यानी V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इसका जो सब्जेक्ट स्विमिंग है, तो स्विमिंग जो हो जाएगा इज गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग क्या होता है, ये गेरंट होता है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हिसाब से अगर हम स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग के हिसाब से ये जो गुड एक्सरसाइज, तो ये आपको गेरंट हो गया। और गेरंट जैसे ही होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा आपको यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो स्विमिंग जब गेरंट है तो ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट होगा आपको, ऑलवेज अगर यहाँ पे बात कर ले तो ऑलवेज टाइम ये क्या होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, क्लियर। चलो अब अगला एग्जांपल देख लेते। कहता है कि टू रीड एवरी डे इज़ बेनिफिशियल। कहता है कि टू रीड एवरी डे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो टू रीड एवरी डे वो क्या है, इन्फिनेटिव्स है। क्या है,
इन्फिनेटिव्स है। ये जो टू रीड एवरी डे जो है, ये जो वर्ड, ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या इन्फिनेटिव्स है, ठीक है। तो ये जो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है, तो जैसे ये टू रीड एवरी डे जो इन्फिनेटिव, जैसे एवरी डे टू रीड यानी वर्ब के साथ अगर एवरी डे या ईच डे लिखा रहता है तो वो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टू रीड एवरी डे जो है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होने के साथ ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये ऑलवेज टाइम क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है इज, वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। चलो, अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि लेट मी नो यू लाइक अ प्रैक्टिस वर्कशीट और एक्सप्लेनेशन इन सिंपलर लैंग्वेज। मैंने आपको कुछ ऐसे चलो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिस वर्कशीट और एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपलर लैंग्वेज के हम लोग करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको चाहिए तो हम लोग करवा दें। इस तरह के जो इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो क्लास 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8, 9, 10 की बात करें, 11, 12 की बात करें, तो हमारे इसी चैनल पे एस हेल्प 2.4 पे क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हर तरह की वीडियोस आते रहते हैं, हम लाते रहते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। जैसे भी हो हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा आपको क्या करना है, विजिट करते रहना है। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।